Hello everyone, good evening everybody. It's me आरजे दिव्या 91.1 FM तड़का से। आप रोज सुनते हैं मुझे बरेली लोकल में 10 से 11, 1 से 2, 4 से 5, 8 से 9 और आप सोच रहे होंगे कि रेडियो में तो मैं अकेली आती हूँ, आज इतने सारे लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो आज आपको पता चल जाएगा कितना बेस्ट वाला ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है एंड आप यहाँ से मल्टीपल चीजें कैटर करके जाने वाले हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होंगी, वो भी आपके लिए होंगी, तो आपके सारे क्वेश्चंस की क्वेरी यहाँ पे आज क्लियर होने वाली है। और मेरे साथ इतने सारे गेस्ट हैं तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, जानते हैं सर के इंट्रोडक्शंस इन्हीं की जुबानी। मैं डॉक्टर नीरज सक्सेना, डायरेक्टर रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और मैं लगभग पिछले 25 सालों से एजुकेशन में हूँ और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, ये सारी चीजें हैं जो मैं पिछले लगभग 25 सालों से करता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सर प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं टीचिंग लाइन में पिछले 33 ईयर से हूँ। रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पिछले 16 साल से मैं कार्यरत हूँ। थैंक यू। सर प्लीज। Myself, Dr. विकास सक्सेना, डायरेक्टर रक्षपाल बहादुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। पिछले 18 वर्षों से मैं फार्मेसी क्षेत्र में शोध एवं शिक्षण से जुड़ा हूँ। सर योर इंट्रोडक्शन प्लीज। I'm Dr. Ruchit Jain from the College of Engineering, RBMI, and मुझे 21 years का एक्सपीरियंस है in the field of higher education and industry as well. I'm basically a software engineer in the background. Thank you. सो हमारे पास हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आज आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज हैं और आपके मन में, आपके जहन में जो भी सवाल है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पूछ सकते हैं। एंड साथ ही मैं स्टार्ट करूंगी डॉक्टर नीरज से। व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एमबीए और बीबीए? थैंक यू सो मच। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जिसकी रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, everywhere, may it be a hospital, may it be a industry, may it be a hotel, railways, banks, insurance, you name anything and you will find कि वहाँ पर एक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली हमारे पास जो कैरियर ऑप्शंस रहते हैं उसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऑपरेशंस या प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और अभी जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा 21-22 है वो अराउंड 10% हमारा ग्रोथ रहने वाला है इंडस्ट्री में, तो बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अनलिमिटेड मैं कह सकता हूँ कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं मैनेजमेंट के लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। एंड अब मैं बात करूंगी सर से, डॉक्टर राजेश जी से। एंड एमसीए, एमबीए के बारे में, इवन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में हम सर से बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सर आपसे यही है कि हाउ द डिपार्टमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप फॉर एमबीए फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ना है, साथ ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? थैंक यू दिव्या जी। एक्चुअली एमसीए हमारा 2 इयर्स का कोर्स है, जिसमें कि 3 सेमेस्टर तो क्लासेस होते हैं, थ्योरी क्लासेस होते हैं कॉलेज में, कैंपस में, और जो लास्ट सेमेस्टर होता है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बच्चे को 6 मंथ का कोर्स करना होता है, लाइव प्रोजेक्ट करना होता है, जो कि इनके प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए बच्चे को, स्टूडेंट को कहीं भटकना न पड़े, उसके लिए कैंपस में ही हम लोग एससीएल हो गया, आईबीएम हो गया, या सॉफ्टप्रो हो गया, यूकेट है, सेटपा है, इन सब कंपनी को 5th सेमेस्टर में ही इनको बुलाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को कहीं जाना न पड़े। यहाँ से ही उन कंपनी में इनका सिलेक्शन करा के ये लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड डॉक्टर विकास, आज के टाइम में जैसा कि कोविड सिनेरियो भी रहा, अभी डेल्टा प्लस भी आ गया है, मतलब मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं, जेटा भी आ गया और एक और नया वायरस भी आ गया है, कप्पा वायरस। तो जी, तो इन सभी के बारे में बात करते हुए जो मेडिकल फील्ड है, जो हमारे फ्रंट
लाइन वर्कर्स हैं वो ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो आपसे मेरा सवाल यही है कि व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एनरोल इन बी फार्मा और डी फार्मा? थैंक यू दिव्या। बी फार्मा या डी फार्मा दोनों कोर्सों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो साइंस है। 10+2 के बाद आपको साइंस से पास होना चाहिए। इट इज डजंट मैटर कि आप पीसीएम से या पीसीबी से, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं इस कोर्स ऑफ के लिए। थैंक यू सो मच। एंड अब बारी आती है जो हर किसी के दिमाग में होता है, मतलब अगर मैथ से हमने 12th किया तो हम तो इंजीनियर ही बनेंगे। एंड हमारे साथ डॉक्टर रुचित हैं जिनसे हम जानेंगे, सर पीसीएम से अगर 12th पास किया है तो आगे क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी खुद ही कहा कि जब आप मैथ से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ हमें इंजीनियर ही बनना है, तो क्या मल्टीपल ऑप्शंस, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके बारे में बताइए प्लीज। पीसीएम से अगर आपने ग्रेजुएशन मतलब पीसीएम से अगर आपने 12th ग्रेड पास किया है तो ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी एवेन्यूज खुलती हैं। वन ऑफ देम इज बीटेक। बीटेक में भी कई सारे ब्रांचेस हैं, उसकी बात करेंगे। और इसमें ये है कि सबसे ज्यादा आपको 4 इयर्स में एक इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियर यू आर गेटिंग ए डिग्री। तो नो डाउट नॉर्मल ग्रेजुएशन से आपने 1 साल ज्यादा स्पेंड किया, पर आपको टाइम भी मिल गया इवन इफ यू हैव अ कैरियर फर्दर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर पीसीएम टू सेलेक्ट और टू ऑप्ट फॉर बीटेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचित। एंड फिर से बारी आती है डॉक्टर नीरज सैया जी की। तो सर से मैं बात करूंगी एमबीए, बीबीए, मल्टीपल चीजें हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। सर मेरा आपसे एक सवाल है जो कि आज के टाइम में बहुत अहम सवाल होता है, सरकारी नौकरी। हर कोई चाहता है कि सरकारी सीट पे बैठे, लेकिन सरकारी जॉब मिलना आज के टाइम में बहुत इजी टास्क नहीं है। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एमबीए एंड बीबीए? देखिए, जहां तक बात गवर्नमेंट जॉब्स की है तो हमारे बहुत सारे अलुमनाइज ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो एकदम मेरे दिमाग में आते हैं जैसे रेलवेज, बीएसएनएल, यूपी पुलिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी आप ग्रेजुएशन करते हैं और जहां पर गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पर आप बीबीए या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप एमबीए कर वहां पर अप्लाई बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पोजीशंस, ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहां पर स्पेशली मैनेजमेंट जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, खास करके बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर में। और अगर पिछले कुछ दिनों आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अब हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट के लिए, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए भी एमबीएस को एम्प्लॉय करने जा रही है। स्पेसिफिक जॉब्स होंगी वो एमबीएस की। तो एम्पल अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। और आज की डेट में तो अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत फैसिलिटीज हैं और बहुत अच्छे जॉब्स हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 100% आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने मैनेजमेंट में किया है, बीबीए या एमबीए, तो वहां आप जा सकते हैं निश्चित तौर पर। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि नीरज सर ने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, तो इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब बढ़ते हैं आगे डॉक्टर राजेश के पास। सर आपसे सवाल यही है कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट आफ्टर बीसीए एज वेल एज एमसीए? देखिए, आज के सिनारियो में सभी को पता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या यूज है, क्योंकि सभी कुछ डिजिटल हो रहा है, सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये हमारा जो बीसीए या एमसीए कोर्स है ये टोटली कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कोर्स है। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा जो पूल कैंपसेस होते हैं वो सीआरसी की मदद से हम लोग वहां भी बच्चों को भेजते हैं। स्टूडेंट कैन गो फॉर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, आईओटी एक्सपर्ट। इन सारी कोर्स के लिए स्टूडेंट जा सकता है।
और कॉलेज अपने लेवल से उनको इन कंपनीज में जॉब पाने के लिए पूरी मदद करता है। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड कर दूं जो आपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पूछा था। तो केवल इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एमबीए या बीबीए करने के बाद, तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कारपोरेट्स में और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स हैं, हर जगह पर अपॉर्चुनिटी है एमबीए और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर विकास की तरफ चलने से पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं मैं सभी का वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। इफ आपके भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके दिल की जज्बात जो है उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आती हूँ डॉक्टर विकास की तरफ। सर जैसे कि बी फार्मा और डी फार्मा की हम बात कर रहे हैं, तो बी फार्मा डिग्री कोर्स हो गया एंड डी फार्मा इज अ डिप्लोमा कोर्स आई थिंक, है ना। तो जब हम लाइसेंस की बात पे आते हैं तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है उनके लाइसेंस में एंड डिप्लोमा लाइसेंस में? आपने मुझसे क्वेश्चन किया, थोड़ा क्वेश्चन रहती है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डी फार्मा या बी फार्मा दोनों ही कोर्स करने के बाद आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं लीगली। केवल एक डिफरेंस छोटा सा है कि डिप्लोमा जो डी फार्मा कोर्स है उसको करने के बाद 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को करनी होती है, जो कि डी फार्मा में नहीं है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रुचिन जैन से अब मैं पूछना चाहूंगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल। सर हम आज आरबीएमआई ग्रुप में बैठे हुए हैं और यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है और वो वेल सेटल्ड हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग की जिनसे स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं, उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं और एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं? स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 4 स्ट्रीम्स इन आवर कॉलेज। पहली स्ट्रीम है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड स्ट्रीम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, थर्ड स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और फोर्थ सिविल इंजीनियरिंग। तो इन 4 ब्रांचेस में पूरा स्कोप है, इसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, वो अपना करियर बना सकता है। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियरिंग में भी, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि अभी मैं लास्ट ईयर से देख रही थी एक लाइन से आप जिसके मुंह से सुने वो कौन सी स्ट्रीम से आप कर रहे हैं बीटेक? सीएस से कर रहे हैं, सीएस से कर रहे हैं। तो वो सीएस वाला ट्रेंड था, लेकिन उसके अलावा भी सर ने बताया कि मल्टीपल स्ट्रीम्स है, अपॉर्चुनिटीज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिन एंड अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हमारे लाइव पे जुड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ कि मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं और थैंक यू सो मच जो आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेहतरीन कमेंट्स आपके आ रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू, इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड डॉक्टर नीरज से मैं बात करूंगी। सर जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि बुक वॉर्म करना जरूरी नहीं है, किताबी पढ़ाई जितना जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। तो मैनेजमेंट की फील्ड की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ इंटर्नशिप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, स्टूडेंट्स को कहाँ इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, किस टाइप से करते हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और एक्चुअली मैं ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं खुद भी आंसर करना चाहता था। तो जो आरबीएमआई हमारा कैंपस है, आरबीएमआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, तो हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए एक अलग पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर के नाम से पहचानते हैं। जो हमारा मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो चाहे एमबीए है या बीबीए है, तो वो बिल्कुल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह से है। और उस 2 साल का जो हमारा कोर्स है एमबीए का, उसमें फर्स्ट ईयर जब बच्चे पास कर लेते हैं, जब एग्जाम दे लेते हैं, तो उनका 6 to 8 वीक्स का एक समर ट्रेनिंग होती है मैंडेटरी। तो उसमें बच्चे जो भी उनकी कैरियर ऑप्शन होता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी या इंटरनेशनल बिजनेस या प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो वहां पर उनको 6 to 8 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। ये मैंडेटरी है और 100% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समर ट्रेनिंग पर जाना ही जाना है। तो जो हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है वो लगातार बच्चों के इंटरव्यूज अरेंज कराता है कंपनीज में और वो वहां पर इंटर्नशिप करते हैं। ये एक बात हो गई। जैसे ही वो बच्चा हमारा
सेकेंड ईयर में आता है तो उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, और वहां पर एक फैकल्टी मेंटर उसको मिलता है और उसके साथ में जो हमारे रियल लाइफ की जो केस स्टडीज हैं या बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो लाइव उस पर काम करता है। इसके अलावा जैसे कि बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो हम उसको एक रोड मैप देते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। रोड मैप का मतलब कि उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या उसको मिलने वाला है, और उसके साथ ही ऐसा नहीं कि 2 साल बाद उसको पूछेंगे तुमने क्या किया। उसमें टोल गेट्स भी हैं, एवरी 4 मंथ एवरी 3rd मंथ हम उसको रिव्यू करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं जहां पर उसको प्रॉब्लम होती है। तो जब तक वो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आता है तो उसका चाहे सीवी प्रिपरेशन की बात हो, चाहे उसको इंटरव्यूज की अरेंज करने की बात हो, वो सारी की सारी चीजें उसके पास में अवेलेबल होती है। तो ये बात हो गई प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। इसके साथ साथ ही हम लोग हर साल एक HR समिट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम कारपोरेट लीडर्स को इनवाइट करते हैं फ्रॉम बिग कारपोरेट्स, और RBMI भी एक ऐसा ग्रुप है जो हर साल प्लेसमेंट फेयर ऑर्गेनाइज करता है जिसमें हम न केवल अपने कॉलेज के बल्कि जो दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको भी मौका देते हैं बरेली में। तो मैं ये कह सकता हूँ वो चाहे मैनेजमेंट की बात नहीं है, वो चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे फार्मेसी की बात हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात हो, या जो हमारे यहाँ और कोर्सेज चल रहे हैं जैसे नर्सिंग का कोर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स है, उन सारे कोर्सेज के लिए भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं समर ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की और उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट की। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और अब मैं चलूंगी डॉक्टर राजेश जी के पास एंड जानेंगे सर से व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स अ स्टूडेंट विल लर्न अदर देन द सिलेबस। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ये हर 4 साल में 5 साल में ही बदलता है जी, लेकिन कंप्यूटर फील्ड में हर कुछ दिनों के बाद में चेंजेस आते रहते हैं, नई लैंग्वेज आती है, नए सॉफ्टवेयर आते हैं। तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अलावा हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 4 to 5 वर्कशॉप कराता है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है आज का, जो नई लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग उनकी वर्कशॉप कराता है, एक्सपर्ट लेक्चर कराता है, और इसके साथ साथ उनका वेबिनार जो आज के सिनारियों में चूंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन वेबिनार भी हो रहे हैं, नई लैंग्वेज पे भी काम हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट को आज के ट्रेंड के हिसाब से अवेयर किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स रीड करना चाहूंगी। कार्तिक मिश्रा ने कहा है सर नाम 12 पास करके मेडिकल की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मेडिकल कोर्सेज हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। बहुत बार इस वजह से हमारे सपने टूट जाते हैं और रह जाते हैं। तो इनके सवाल का छोटा सा आंसर देते हुए मैं यही कहूंगी कि सपने देखने का हर किसी को अधिकार है और सपने पूरे करने का भी हर किसी को अधिकार है। प्राइवेट सेक्टर में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ अगर आप जाते हैं और वहाँ की फीस आपको महंगी है लगती है, ऐसा है भी और है भी, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि प्लीज आप अच्छे से स्टडी कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज भी है जहाँ से आप मेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा दिव्या आपको थोड़ा सा इसमें एडिशन करूंगा। श्योर। देखिए, जैसा किसी स्टूडेंट ने कहा कि फीस का इशू है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में एक तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां की भी फीस कम हो ऐसा नहीं है, एक बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से 100% जो फीस रिटर्न है, यानी कि जो बच्चा हमारे पास फीस जमा करता है उसके लिए कंडीशंस हैं, लेकिन अगर कोई वाकई में जो जैसे उसमें लिखा है उन्होंने, तो अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से उनको स्कॉलरशिप जो है वो उनको मिलती है। न केवल स्कॉलरशिप मिलती है बल्कि उनका फी रिटर्न, यानी कि वो फीस जमा करते हैं वो भी उनको वापस मिलता है। और अगर वो उनको लगता है कि जैसे MBBS या BMS, तो उसके अलावा भी मेडिकल फील्ड के ऑप्शंस हैं, जैसे वो फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो अभी ये मैंडेटरी है कि जो पॉलीक्लिनिक्स है वहां पर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए।
नर्सिंग के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमारे पास खुलते हैं, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। नर्सिंग के जो सेक्टर के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो फीस को लेकर, और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि कोई फीस बहुत डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसके अलावा भी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर कोई डिजर्विंग ऐसा कैंडिडेट है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो पर्सनली हम लोगों से बात कर सकता है। और जो हम कर सकते हैं तो अपने जो हमारा जो गवर्निंग हमारी काउंसिल है उसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ जरूर उसको मदद करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वाकई में आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो सर ने बता दिया कि आप पर्सनली कांटेक्ट करके चीजों को कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं तो वो काम जरूर होगा, पर हाँ उसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत जरूर है। एंड इसके साथ ही मेरे पास एक और कमेंट है। अभी बहुत सारे कमेंट है बट मेरे सामने अभी जो आ रहा है नर्सिंग के बारे में, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है। तो सर ने भी बता दिया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है एंड आरबीएमआई से भी आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आती हूँ आगे नर्सिंग का क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं जस्ट इतना ऐड करूंगा कि उसके लिए आपके पास बायो होना चाहिए और इंग्लिश जरूर आपके पास होनी चाहिए। 17 साल मिनिमम एज है और उसमें शायद मैक्सिमम भी है 35 इयर्स मैक्सिमम एज है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत डिमांड है। और जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है, जिस तरीके से लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, तो नर्सिंग के कैरियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और अभी हम लोग अगले सेशंस में होंगे, वहां पर नर्सिंग के बारे में खास करके बात करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो कैरियर के हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप 4 ईयर का जो आपका बीएससी नर्सिंग है उसी के बारे में आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि ये इंटरैक्टिव सेशंस हर वीक होने वाले हैं और मल्टीपल एक्सपर्टीज हमारे साथ होंगे जो कि आपसे रूबरू होंगे और आपके इन्फॉर्मेशन के आंसर देने के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल डॉक्टर विकास के पास आती मैं बहुत ज्यादा वक्त इधर उधर ना करते हुए, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास भी। एंड क्वेश्चन सर आपसे ये है कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बी फार्मा एंड डी फार्मा मेडिकल स्टोर के अलावा सर? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक इंसान है तब तक बीमारियां हैं और जब तक बीमारियां हैं तब तक दवाइयां हैं। और आजकल नई नई दवाइयों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। ये मेडिकल फील्ड के बंदे के अंदर से बात होती है, तो भावनाओं में जरूर जाएं। तो जब तक दवाइयां हैं, फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो, उनका क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस हो, उनकी नई ड्रग डिस्कवरी हो या उनकी मार्केटिंग हो, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, हर जगह फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें हम मल्टीपल चीजों की जानकारी देते हैं। डिप्लोमा कोर्स और डी फार्मा कोर्स है जनरली हमने डिजाइन किया है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, जहाँ पे हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन और मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड एंड डाटा आल्सो इसमें हम डील करते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। अभी हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड में हमने देखा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत कमी हमें फील हुई। हम इंस्ट्रूमेंट्स थे लेकिन चलाने वाले लोग नहीं थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे। और 12,000 नए आयुष सेंटर भी गवर्नमेंट को आया है। तो हेल्थ बजट भी डबल किया है और आने वाले डिमांड में मेरे ख्याल से हर फार्मासिस्ट को घर बैठे ही नौकरी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर विकास। एंड अगेन मैं डॉक्टर रुचिर के पास जाना चाहूंगी। तो सर आपसे क्वेश्चन मेरा यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, आपने मल्टीपल हमें बताया कि इस कैटेगरी कुछ और जैसे जो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में स्पेशली आपसे जानना चाहूंगी कि इसका क्या स्कोप है? एक चीज जो इसमें क्लियर करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं पहले स्कोप से पहले ही जाने कि इलेक्ट्रिकल में हम लोग हाई पावर की बात करते हैं, जो हाई पावर वोल्टेज होता है 220, 2000, 10,000 वोल्ट्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है दैट इज ऑन टू द थोड़ा सा माइक क्लोज, दैट इज ऑन टू द लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, जैसे 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स। तो जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो वो बेसिकली उसका बेस तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही होता है।
जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है यानी हाई पावर के। सो इसके आपका स्कोप आप जैसे जानना चाह रहे थे क्वेश्चन, तो इसमें बहुत एवेन्यूज है। सबसे पहले तो पूरा जो पावर सप्लाई है हमारा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है हमारे, दे ऑल रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एट डिफरेंट पोजीशंस। तो डिफरेंट पोजीशंस पे प्लस इसमें गवर्नमेंट ऑप्शंस भी हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत जॉब्स हैं। तो इसमें एम्पल सप्लाई है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर, पायल ने आपके लिए ही एक क्वेश्चन आया है, कमेंट किया है कि सर मैंने 12th बायो से किया है, बट क्या मैं इंजीनियर बन सकती हूँ? आप वैसे बन सकते हैं अगर बायोटेक्नोलॉजी अगर एक फील्ड है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग अगर आपको ब्रांच किसी कॉलेज में मिल जाती है तो डेफिनेटली आप इंजीनियर बन सकते हैं, बट लिमिटेड कॉलेजेस में होती है ये ब्रांच मिल जाती है। मतलब स्कोप तो है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिर। एंड अब मैं बात करूंगी नीरज सर से, जो कि इनके पास इतना सारा भंडार है ज्ञान का कि आप उसमें डूबते चले जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास, लेकिन इनका ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है। तो सर सैलरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो कहते हैं कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए सैलरी पैकेजेस अराउंड क्या होते हैं, क्या डेवलपमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? थैंक यू। देखिए जैसा आपने अपने सवाल में भी एक आंसर लिखा, क्या कहा उसको कि एक केवल सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। मैनेजमेंट में हमारे पास डिसीजन मेकिंग लेने का मौका होता है और मैनेजमेंट में हमारे पास एक स्टेटस होता है। अगर हम बात करें कि कोई मैनेजर हम किसी को बोले तो एक स्टेटस होता है, कोई वर्किंग एंजॉयमेंट, वर्किंग कंफर्ट और वर्किंग प्लेजर वो तो मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद आपको मिलता ही है, ये तो पक्की बात है। लेकिन फिर भी पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो अब हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपके क्या स्किल्स हैं, क्या आपकी ब्रांच है और किस कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है। लेकिन इनिशियली अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो इट स्टार्ट्स अराउंड 25,000 पर मंथ और अराउंड 40,000 के आसपास के जॉब्स आपको आसानी से MBA करने के बाद अवेलेबल होते हैं। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में आप जनरल मैनेजर के लेवल पर पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें कि सैलरी ग्रोथ, तो आप समझे कि आप लगभग 3 से 5 साल में बहुत आराम से मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। अगर आज आपने 25,000 पे ज्वाइन किया है तो आप बड़े आराम से अगले 2 से 3 साल में डबल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से 5 साल में आप 3 गुना 4 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हो और 6 साल के अगर हम आज के रुपी वैल्यू को मानकर चले तो 5 से 6 साल में आप अराउंड 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी तक आराम से पहुंच सकते हो। हालांकि वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त पूरे स्टेट लेवल पर या रीजनल लेवल पर काम कर रहे हैं और वो इससे ज्यादा सैलरी पर मंथ दे रहे हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, डिपेंड करता है आपने कितना सीखा है 2 सालों में और कैसा परफॉर्म करते हैं, कितनी आप मेहनत करना चाहते हैं। बट स्टार्टिंग सैलरी फिर से मैं उसको रिपीट कर दूं एक बार, 25 से 40 के बीच आपको अवेलेबल आराम से होती है। थैंक यू सो मच सर। आपके लिए एक और क्वेश्चन है रणधीर कश्यप का, और थैंक यू भी कह रहे हैं और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि RBMI की लाइफ कैसी होती है? RBMI की लाइफ कैसी होती है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जहां भी हम पढ़ाई करते हैं तो वो याद हमारे साथ पूरी जिंदगी चलती है। तो मैंने जहां से पढ़ाई की वो यादें मेरे साथ आज भी हैं, या आपने जहां से 12th या ग्रेजुएशन किया है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप पढ़ाई तो करें लेकिन आपको कैंपस में फील और मजा आना चाहिए। तो उसके लिए कल्चरल एक्टिविटीज हैं स्टेट लेवल से लेकर और कॉलेज लेवल तक की, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं हमारे पास, टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम के बाहर की जो हमारी टीचिंग है जिसमें केस स्टडीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ फन ट्रिप्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिप्स हैं। तो 2 साल का समय बहुत थोड़ा सा लगता है, मतलब इतनी एक्टिविटीज आपको मिलती हैं करने के लिए कि 2 साल बहुत थोड़ा सा लगता है।
और एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है कि आप उन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप दूसरे कॉलेजेस, दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि स्पीक मैके ये एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन के लिए, तो उनका भी हमारे साथ कोलैबोरेशन है। तो उनके हम लोग इवेंट्स करते हैं। ड्रामा में जाना चाहते हैं आप, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग आप अच्छी करते हैं, आप पेंटिंग ड्राइंग अच्छी करते हैं, जो भी कुछ आपके अंदर स्किल्स हैं, आप कोई गेम्स कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इंडोर गेम्स हैं, सब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। पढ़ाई भी जरूर करिए, लेकिन कैंपस लाइफ का पूरा मजा आपको मिलेगा। और हम लोगों ने तो यहाँ तक कोशिश की है कि ऑनलाइन भी हमने बहुत सारे एक्टिविटीज किए हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपको एक फील, एक मजा आए कॉलेज लाइफ का। कैंटीन में आप एंजॉय करिए, लॉन में बैठिए, सारी चीजें हैं, और पढ़ाई भी करिए साथ साथ। इंफॉर्मेटिव माहौल रहेगा, बिल्कुल एंटरटेनमेंट भी रहेगा, इंफॉर्मेशन भी रहेगी, पढ़ाई भी रहेगी, मौज भी रहेगी, सब कुछ होगा। एंड मैं डॉक्टर राजेश के पास जाऊंगी जो कि डायरेक्टर है कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपी बोर्ड के होते हैं, उनकी ग्रामर तो बहुत स्ट्रांग होती है बट वो फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। एंड मैं स्ट्रांगली ये बात कह सकती हूँ कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रामर स्ट्रांग होती है, बट फ्लुएंसी की वजह से वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फ्लुएंट नहीं होते हैं अपना। तो BCA MCA कोर्सेज करते टाइम क्या उनकी इंग्लिश फ्लुएंट होना जरूरी है, या फिर स्ट्रांग इंग्लिश के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी भी उनके पास हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि एक इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक है, इन कोर्सेज में हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा और इंग्लिश में ही हमें जवाब देना होगा। प्रोग्रामिंग भी, जो भी स्टेटमेंट होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे। लेकिन क्या है, हमें मालूम है कि हमारे स्टूडेंट्स किस परिवेश से आते हैं, तो उन्हें बाई लैंग्वेज कह सकते हैं हम कि हिंदी में भी उन्हें बताया जाता है, हिंदी में समझाया जाता है। ठीक है, उनका सिलेबस इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही उनको क्लास दी जाती है, लेकिन साथ साथ उस चीज को समझाने के लिए हिंदी में भी किया जाता है। लेकिन क्योंकि अगर इस फील्ड में रहना है तो आपको इंग्लिश सीखनी होगी। यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, वो 1-2 महीने के अंदर जब हमारे कैंपस में आते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, उनके साथ के बच्चे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करते हैं और उनको इंग्लिश आने लगती है। और ऐसा बहुत हार्ड इंग्लिश के यूज नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में या जो थ्योरी में है सिंपल इंग्लिश की यूज होता है, स्टेटमेंट भी सिंपल होते हैं। तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि यूपी बोर्ड का बच्चा उसको कोई मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर। मैं ये जिन्होंने सवाल था ना, बस मैं उनसे एक सवाल उल्टा करना चाहता हूँ कि आप फेसबुक पे इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जितनी अंग्रेजी आप वहां इस्तेमाल करते हो बस लगभग उतनी ही अंग्रेजी आपको चाहिए। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेज बनना है या फ्लुएंसी चाहिए। हाँ, बेसिक आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और एक नॉर्मल इंग्लिश आप बोल सकते हो, और कुछ आप सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या है कि आपका लॉजिक वो बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ, उसको बताने लायक अंग्रेजी, तो अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको उतनी अंग्रेजी आती है कि आप आराम से BCA या MCA का कोर्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। देखा, मैंने आपसे कहा था ये ज्ञान का भंडार है, हम इसमें डुबकी लगाते जाएंगे और ज्ञान मिलता जाएगा। मैं आती हूँ डॉक्टर विकास की तरफ। सर, आपके लिए एक कमेंट है ये, और ये आपकी बातों से इतना इंस्पायर हो गए हैं कि अभी जानना चाहते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बी फार्मा के लिए? जो बी फार्मा और डी फार्मा बच्चे करते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद उनको स्टेट फार्मेसी काउंसिल लखनऊ में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन उन्हीं छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है जिन्होंने अपना बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स PCI अप्रूव्ड कॉलेज, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से किया है। जैसे कि हमारा रजपाल बहादुर फार्मेसी कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, और तीनों ही कोर्स हमारे बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा चल रहे हैं। इसके अलावा जब वो जाते हैं वहाँ पर तो उनको कुछ अपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट और अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जाना होता है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है जिसको 1-2 महीने में उनको अपना लाइसेंस घर पे ही मिल जाता है।
थैंक यू सो मच सर। ये एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जानना चाहते हैं या बीफार्मा करने के बाद रजिस्ट्रेशन जानना चाहते हैं? सर इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूछा है, तो आप एडमिशन का प्रोसेस भी हाँ, बता मैं वही डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार डॉक्टर साहब इनको आप एडमिशन का भी बता दें। एडमिशन के लिए डी फार्मा और बी फार्मा जैसे पहले भी बताया था कि इंटरमीडिएट साइंस के साथ पास होना चाहिए। वेदर पीसीएम और पीसीबी बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए जो डिप्लोमा के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जस्ट 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ, कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। जबकि 12th अगर आपको बी फार्मा करना है तो 12th मिनिमम 45% से आपको पास होना चाहिए। साथ ही एक शर्त भी है बी फार्मा कोर्स में कि जिस एडमिशन ईयर में आप प्रवेश ले रहे हैं, तो उस एडमिशन ईयर में, जैसे 2021 चल रहा है, तो आपकी 31 दिसंबर 2021 तक आपकी एज जो है वो 17 ईयर पूरी हो जानी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है बी फार्मा के लिए, जबकि डिप्लोमा के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया एज का नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर रुचित से अब मैं जानना चाहूंगी सर, बीटेक सीएस की जैसे मैंने बात करी थी कि एक स्कोप, ये भी एक मतलब कहते हैं ना कि बूम आया था, वैसा ये सीएस का बूम आया कि जिसको देखो वो सीएस इंजीनियरिंग कर रहा था। तो किस टाइप की कंपनीज में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट्स के साथ आफ्टर बीटेक सीएस, इसके बारे में बताइए प्लीज। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट कर लिया है, बीटेक कर लिया है, तो फिर एम्पल अमाउंट ऑफ कंपनीज, जैसे कि आपको मालूम ही है, पहले सबसे पहले इन्फोसिस का हमारा नाम आता है, वी आर ऑल पैशनेट टू गो टू इन्फोसिस। HCL है, कॉग्निजेंट है, एक्सचेंजर है, HP है, TCS है, देयर आर सो मेनी लिस्ट ऑफ कंपनीज, एम्प्टी फुल ऑफ कंपनीज जिसमें आप जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल ऑलरेडी है, जो कि टाइम टू टाइम आपका इंटरव्यूज ड्राइव्स कराते रहते हैं, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को शो करने की, जितना आपने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को फेस करने की। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड, इन दिस ब्रांच दैट दे कैन गो फॉर। कंपनीज बड़ी भी होती हैं, मीडियम साइज भी होती हैं, तो दे कैन एट एट हायर लेवल। और अगर कुछ समय के लिए फॉर शॉर्ट टाइम कहीं मीडियम साइज कंपनी की आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, ब्रेक मिलता है, जस्ट बच्चे को ग्रैब करना चाहिए, स्टूडेंट को ग्रैब कर लेना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी, देन डेफिनेटली ही और शी कैन वर्क फर्दर अहेड टू इम्प्रूव द कंपनी साइज और हायर कंपनीज और पैकेज, जो भी आपको ड्रीम है आपको फुलफिल कर सकते ऑन स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सर। और सर की बात को अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो आप सीधे छत पे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पहली सीढ़ी मिल रही है तो उस पर चढ़ जाएंगे, इंतजार मत कीजिए कि मैं सीधे छत पे ही जाऊंगा भाई, तो वहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है ना। तो अभी मैं सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी आ गए, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया, अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर की। एंड अब टाइम हो गया है कि हमें आपको ओके टाटा बाय कह देना चाहिए। तो RBMI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज मैं आई थी और ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस आपके साथ होते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे साथ चार गुरु बैठे हैं और अगर इनसे हमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो सब अधूरा से रह जाता है भाई। तो मैं चाहूंगी आप सभी छोटा छोटा सा गुरु मंत्र इन स्टूडेंट्स को दें जो कि इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो। सर प्लीज। देखिए, तो हम लोग अगले फ्राइडे फिर से ये सेशन रहेगा, तो आप अपने जो मित्र हैं उनको बता सकते हैं कि अगले फ्राइडे 4 बजे से ये फिर से सेशन रहेगा। और अभी दिव्या मैडम ने बात की गुरु मंत्र की, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि कैरियर आपकी लाइफ है और उसको बहुत सिंसियरली डिसीजन लेना है। केवल कहीं पर फीस कम है या किसी ने ऐसा कहा है, इस पर नहीं लेना है। आपको खुद कैंपस आइए, विजिट करिए, फैकल्टीज से मिलिए और अच्छे से समझकर सही सलाह लेकर, तो कैरियर इज योर लाइफ, ये लाइफ टाइम डिसीजन है। जैसे अगर आज आपने किसी कॉलेज से बीटेक या MBA कर लिया, तो वो जैसे फादर का नाम है ना कि आप बदल नहीं सकते, अगला जन्म जब मिलेगा तब वो बदला जाएगा, इस जन्म में तो नहीं बदल सकते। ऐसे ही पढ़ाई भी है, अगर आज आपने कहीं से MBA या बीटेक या MCA या B.Pharm या कोई भी कोर्स कर लिया, तो वो पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा और उसका अच्छा बुरा दोनों आपको मिलेगा। तो बहुत सिंसियरली कैरियर का डिसीजन लीजिए, कॉलेज आइए, बात करिए, देखिए और समझिए। किसी बहकावे में आकर कहीं पर भी एडमिशन आपको नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर राजेश प्लीज। हाँ, मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ
देखिए अभी जो भी कोर्स कर रहे हो आप, तो ये अपने करियर के 3 या 4 या 2 साल सिंसियरली पढ़ाई पे फोकस करके कुछ अच्छी सी जॉब पाओ। क्योंकि क्या है कि अभी अगर आपने मस्ती की है तो आगे के 40 साल, 45 साल, 50 साल जो भी लाइफ होगी वो आपकी अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो, अभी आप इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, तो मौज मस्ती से दूर हो जाओगे, तो आगे की लाइफ बहुत लंबी है। आगे की लाइफ में आप ऐश करोगे, मस्ती करोगे, क्यों? क्योंकि अच्छी जॉब होगी तो आप उसको फुल्ली इंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। एंड अब बात करेंगे डॉक्टर विकास सर, आप कंक्लूड करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। रटिश जो हम रटते हैं या ये रट के कर देते हैं, उसके बजाय हम कोशिश करें कि हम उस चीज को अप्लाई करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आज की जो एरा चल रहा है उसमें हमें अपनी आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी होगी। वी हैव टू डेवलप द डिफरेंट स्किल्स आल्सो। हमें कंप्यूटर में भी थोड़ा आगे होना होगा, हमें ट्रैवलिंग भी होनी करनी होगी, हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो वी हैव टू डेवलप योर स्किल्स आल्सो रादर देन द अकेडमिक्स। थैंक यू सर। एंड डॉक्टर रुचित, योर गुड मंत्र प्लीज। मंत्र एक ही है, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। जी। और जहाँ मैं सक्सेस बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट स्पेल सक्सेस विदाउट द लेटर यू। यू माने आप, तो आपके ही एफर्ट्स होंगे। हम लोग तो सिर्फ गाइड्स हैं, एफर्ट्स हमें दिखेंगे तो हम उसको चैनलाइज कर देंगे। अगर एफर्ट्स ही नहीं पुट अप करेंगे आप लोग, तो हम लोग गाइडेंस नहीं मिलेगा। यही है, एफर्ट को टेक करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं एक बात जरूर कहूंगी, डॉक्टर राजेश की बात से मुझे वो पापा की 10th वाली बातें याद आ गई। 10th से वो एक ही बात कहते थे, अभी पढ़ लो तो आगे की जिंदगी सुधर जाएगी, अभी पढ़ लो तो आगे की जिंदगी सुधर जाएगी। और ऐसा होते होते मेरा 10th से पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन वो डायलॉग सेम रहा। बट फाइनली जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको वो चीजें फिर समझ आती है कि वो उस टाइम जो कहते थे वो सही कहते थे, कि अगर पढ़ ली होते तो आज इतना हो जाता। तो वही चीजें हैं कि भाई जैसा सर ने बताया, रुचित सर ने बताया, नीरज सर ने बताया, राजेश सर ने बताया, अगर आप ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका गोल है वो जरूर अचीव होगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले गोल सेट कर लीजिए अपना, ठीक है ना। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्राइडे 4 PM और मल्टीपल हमारे साथ एक्सपर्टीज होंगे जो आपकी क्वेरीज को आज नर्सिंग से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ हम क्लियर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप RPMI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पेज भी लाइक कर लीजिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि कैसी लाइफ होती है तो वहां पर सारी चीजें अपडेट होती है, आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड तड़का जो पेज तो आपको लाइक करना ही है, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी करते हैं, जितने भी लोग चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप अपनी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।